सर, बच्चों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया तो उसके बाद अब यह आरक्षण हटाओ मुहिम शुरू हो गई है। और हम्म। 5.5 मिलियन इसके भी सब्सक्राइबर हो गए हैं, फॉलोवर हो गए हैं, बड़ी तेजी से बढ़ा है। तो ये आरक्षण को लेके बार बार दर्द क्यों हम्म। सामने आ जाता है सर? ये कैसी टीस है कि जाती ही नहीं है। देखिए विक्रांत, मुझे कल या परसों किसी ने ये कहा था, बड़े वरिष्ठ आदमी, उन्होंने कहा था कि देखिए, ये जो जेनजी का जो मूवमेंट था, जो जंतर मंतर का आंदोलन था, इसने सरकार को बुरी तरीके से हिला दिया है। हम्म। और उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि दरअसल ये वो तबका है जो उनके घरों में भी मौजूद है। हम्म। यानी एक भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक मीटिंग में ये कहा कि इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, हर घर में आज की तारीख में काकरोच है। हम्म। तो यानी उनको इस बात का एहसास हो गया कि उनका अपना जो सपोर्ट बेस है हम्म। उसमें भी दरार पड़ गई है। और वो बच्चे जो दरअसल कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बड़ी उम्मीद से देखा करते थे, या वो परिवार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आशा से देखा करते थे कि ये देश को बदल देंगे, वहां पर दरार पैदा हो गई है। और आपने देखा कि अपराजिता सारंगी की हाँ। बेटी ने हम्म। साफ तौर पर कह दिया कि हम अपना वो डिलीट नहीं करेंगे। हम्म। असम के एक मंत्री हैं, उनकी बेटी ने भी लगभग इसी तरीके की बातें की। उत्तर प्रदेश के एक हैं बीजेपी के नेता, उनके बच्चे ने भी इसी तरीके की बातें की। ये तो वो खबरें हैं जो हम तक, आप तक अखबार के माध्यम से पहुंच गई हैं। तो हम्म। दरअसल ये जो जंतर मंतर का आंदोलन है, जो काकरोच आंदोलन है, इसने बीजेपी की चूलों को बुरी तरीके से हिला दिया, उनकी जड़ों को पूरी तरीके से हिला दिया है। और आज की तारीख में ये जो जेनजी वोटर है, ये तकरीबन 28 से 29% है। हम्म। अगर यहां पे भारतीय जनता पार्टी को अगर दिक्कत पैदा होगी, अगर यहां पे कुछ दिक्कतें होंगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में बने रहना या बहुमत का पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम्म। मुझे लगता है कि ये इसकी काट के तौर पर एक प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि जेनजी को विभाजित किया जाए, जो युवा हैं उनके अंदर विभाजन की दरार डाली जाए। और आप जानते हैं कि जब जब इस देश के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी संकट में आती है तो धर्म का सहारा लेती है, वो जाति का सहारा लेती है, क्योंकि ये वो पहचान है जो दरअसल हमारे और आपके मानसिक पटल पर पूरी तरीके से अवस्थित है। तो हम्म। आप इन्हीं माध्यमों से आप उनको उनको विभाजित कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट से कहना चाहता हूं कि समाज का एक बड़ा तबका है हम्म। जिसने हजारों साल से इस समाज के ऊपर वर्चस्व कायम किया है, और जिसने इस देश के जो पिछड़े और दलित तबका है, जो आदिवासी तबका है, उसको दरअसल पढ़ाई लिखाई से दूर रखा है। उसको एक तरीके से समाज में अछूत का दर्जा दिया है। उससे के साथ कभी बैठकर खाना खाने की बात नहीं की है। वो आज भी वो तबका बहुत मजबूती के साथ साथ मौजूद है। और वो सत्ता के सारे प्रतिष्ठानों पर अभी भी उसका काफी हद तक कब्जा है। ये तबका कभी भी आरक्षण से संतुष्ट नहीं था, हम्म। क्योंकि भारत की राजनीति महात्मा गांधी के जमाने में एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई थी जहां पर यह जरूरी हो गया था कि संविधान को अगर सम्मान देना है, तो ये जो हमारा जो समाज है, ये समाज जो गैर बराबरी पर आधारित समाज था लंबे समय तक। भाई, जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा हाँ। दरअसल गैर बराबरी पर आधारित एक व्यवस्था है। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अगर आपको संविधान बनाना है, तो आपको वाकई में एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी देना पड़ेगा ना, समानता का अधिकार सबको देना पड़ेगा। कानून की नजर में, संविधान की नजर में सबको बराबर करना होगा। हम्म। जब सबको बराबर करने की बात आई तो इस बारे में भी अन्वेषण हुआ, इस बारे में भी विवेचना की गई कि भाई, इस समाज का जो दलित तबका है, उसके साथ तो हजारों साल तक अन्याय हुआ है। वो कैसे इस समानता में अपने अपने अपनी जगह को खोज पाएगा? क्योंकि एक आदमी जो बहुत काबिल है, जिसको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक जिसको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, आप दोनों को कह रहे हैं कि एक साथ दौड़े, तो वो तो संभव नहीं है। उस दौड़ में शामिल होगा भी तो भी नहीं दौड़ पाएगा। इसलिए कहा गया कि नहीं, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, जिनको जिनका जो जिनकी जो जो सोशल डिग्निटी थी, हम्म। जिसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई, उनको इंसानों जैसा नहीं समझा गया, जिनके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार किया गया, उनको अगर बराबरी के इस रेस में शामिल करना है तो उनको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देनी पड़ेंगी। यहां से वो जो बात निकलती है, तब आरक्षण जो है दलितों और आदिवासियों को दिया गया, ये दरअसल मूल है। उसका उसका समाधान इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से नहीं, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये हम्म। जो फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व है, सब आप ये ऐसा तबका था जिसको कभी प्यार दिया ही नहीं गया। बिल्कुल। अगर वो छू ले तो लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। अब सोचिए कितनी घटिया बात है, किसी के छूने से किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाए। कोई किसी के जलाशय में जाके पानी पी ले तो वो जलाशय अपवित्र हो जाए। वो अगर किसी मंदिर में प्रवेश कर ले तो मंदिर अपवित्र हो जाए और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए।
ये था हमारा समाज। उससे निकालने के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भले ही अपनी राजनीति करने के लिए जो कुछ भी किया, 27% का जो आरक्षण दिया, लेकिन यह भी समझा गया कि दलित और सिर्फ आदिवासी ही जो हैं वो सामाजिक तौर पर पिछड़े नहीं है। एक बड़ा 50% का तबका और भी है, ओबीसी तबका है, जिसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है, और अंत में उसको 27% आरक्षण देना पड़ा। अब जिनका जिनको इस आरक्षण से तकलीफ है, जो कहते हैं हमारे बच्चे भी गरीब हैं, हाँ। अरे मैं तो कहता हूं एक बार खुलकर प्रायश्चित करने का प्रयास करिए। एक बार उस तकलीफ को सोचने समझने की, उसको महसूस करने की कोशिश करिए। जब इन इस तबके के लोगों के गले में लोटा बांधा जाता था कि वो अपनी थूक भी जमीन पर ना ना फेंके, क्योंकि जो पीछे से जो जो वर्चस्ववादी लोग आते थे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनके कमर में जो है वो झाड़ू बांध के चलते थे कि वो चलेंगे तो पीछे पीछे झाड़ू उस जमीन को साफ करता हुआ। आप सोचिए, सिर्फ एक बार सोच के देखिए, अगर आज आपके साथ ऐसा हो तो कैसा होगा, कैसा समाज आप बनाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ सिर्फ एकता की सवाल नहीं है, इक्वलिटी लिबर्टी का सवाल नहीं है। ये इंसान को इंसान समझकर बराबरी का दर्जा देने का प्रश्न है। आज भी हमारे आपके घर की अगर कोई लड़की अगर किसी दलित, किसी पिछड़े से अगर वो प्यार कर ले तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये कहानियां मौजूद है, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल मौजूद है। इससे इससे लोगों को लगता है, एक तबके को लगता है कि जब आरक्षण की बात की जाती है तो उनके अधिकारों पर हनन हो रहा है, उनका हक छीना जा रहा है। वो ये नहीं सोच पाते कि जिन्होंने हजारों साल तक जिनका हक छीना, अगर आज उनको कुछ विशेष सुविधा दे दी गई है तो उससे आपको तो और खुश होना चाहिए था। ये दरअसल ऐसे लोगों की मुहिम है, और इस मुहिम का कोई अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि इस आंदोलन को आप विभाजित करें, उनके बीच में दरार डालें और फूटो और जिसे कहते हैं बांटो और राज करो। सर, आपने उसकी जिसकी तरफ इशारा किया कि सवर्ण समाज की तरफ से भी कई बार ये कहा जाता है कि उनमें भी एक बड़ा तबका है जो गरीब है, जो 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 बाकी वर्ग की तरह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। हालांकि अब सवर्ण समाज के गरीबों के लिए भी आरक्षण 10% की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन लेकिन आशुतोष सर, मैं इसमें यह समझना चाहूंगा, क्योंकि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो कहीं से भी गरीबी मिटाओ अभियान तो नहीं है। वो तो नहीं समाज, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गरीबी मिटाने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी। तो आरक्षण का मतलब तो कभी भी गरीबी हटाने का वो कोई कारण ही नहीं था उसके अंदर। मैंने 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 जैसा कहा कि इसको गरीबी हटाओ कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये गरीबी है, मैंने कहा इसका इक्वालिटी और लिबर्टी से, ये जो 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 फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो कहा गया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, बंधुत्व, ये तीनों को जब आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। आपने समानता दे दी, आपने स्वतंत्रता दे दी, अगर आपने उसको सामाजिक सम्मान नहीं दिया, अगर आज आप उसको समानता का अधिकार देने के साथ साथ अगर आप उसको इंसान नहीं समझते हैं, उस इंसानी वजूद है, आप उसको जब आप डिनिग्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ जब आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, ये उसको पाने की कोशिश है आरक्षण। इसलिए जो लोग ये सब बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे तबके में भी गरीब है, तो ठीक है, गरीबी तो हर जगह, गरीबी को ये देखकर थोड़ी आती कि कौन अमीर है, कौन कौन सवर्ण जाति का है, कौन पिछड़ी जाति का है। लेकिन आप अपना इतिहास भी तो देखिए ना। हजारों साल से आपने शासन किया है, हजारों साल से आपने अपने सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं। ये जो बार बार कहने की कोशिश की जा रही, दरअसल मैं तो कई बार अपने मित्रों के साथ कहता भी हूं, और बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र भी जो सवर्ण जातियों के हैं जो वाकई में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि आरक्षण जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। ये संभव ही नहीं है कि समाज का एक 10% या 15% के लोग वो समाज के 80% सत्ता प्रतिष्ठानों पर काबिज रहे। बिल्कुल नहीं। ये डेमोक्रेसी का अर्थ नहीं है। डेमोक्रेसी का अर्थ ये कि हर समाज की बराबरी से उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यस, उसमें मेरिट होना चाहिए, लेकिन मेरिट की बात तो तब आएगी जब आप उनके लिए वो अवसर प्रदान करेंगे, जब आप उनको विशेष सुविधाएं देंगे, जहां उनके पास पढ़ने की सुविधा होगी। आज एक गरीब का बच्चा
एक एक जो दलित समाज का बच्चा, एक आदिवासी समाज का बच्चा, एक पिछड़ी समाज का बच्चा जो है, वो जो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए कमाता है, वो कैसे उन बच्चों से compete कर सकता है जो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जहां 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख की फीस दी जाती है, जो अपने बच्चों को विदेशों में भेज सकते हैं? कैसे compete करेगा वो उसकी उसकी जद्दोजहद ये है कि मेरे पिताजी कहीं से 10,000 रुपए, 15,000 रुपए लेके आते हैं, वो उस पीड़ा में रहता है। उस परिवार की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि उनका बच्चा भी किसी तरीके से किसी रोजगार में लग जाए ताकि घर चले। आप उस बच्चे से उन बच्चों को कंपटीशन कर रहे हैं जो सदियों से जो है वो प्रतिष्ठित रहे हैं, और सदियों से जिन्होंने विशेष सुविधाएं हासिल की हैं। तो इसलिए इसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाती है, इसको एक गलत तर्क देने की कोशिश की जाती है, और ये कहने की कोशिश की जाती है कि दरअसल आरक्षण जो है वो उनके अधिकारों का एक तरीके से हरण होता है। मैं ये कहता हूं कि आरक्षण के माध्यम से कम बहुत सीमित स्तर पर ही जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, कम से कम उनको आगे आने का मौका मिलता है। और वो भी कहां पे? सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही। बिल्कुल। कितनी सरकारी नौकरियां आज के जमाने में? आपके लिए तो पूरा आसमान खुला हुआ है। आप हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आइए, आप कहां से पढ़ पढ़ के आते हैं, आपको तो किसी ने नहीं रोका। आप जाइए ना, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करें, वो किसने रोका? प्राइवेट सेक्टर तो पूरा खुला हुआ है आज की तारीख में। तो ये जो पूरी कोशिश है, ये मैं फिर कहूं कि फूट डालो और राज करो, और ये प्रायोजित कार्यक्रम है। इसमें किसी तरीके का मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा है, शुरू करें। क्या भारतीय जनता पार्टी ये अफोर्ड कर सकती है पिछड़ों, दलितों को जो आरक्षण मिला है हाँ। उसको वापस लेना? अगर है हिम्मत तो करके दिखाओ। हाँ, मुझे याद आता है सर, मैं तो कह रहा हूं। बिहार चुनाव में जब आरएसएस चीफ का बयान सामने आया था, तो किस तरीके से लालू यादव अपनी हर रैली में लेकर के सामने आते थे, और उसका खामियाजा एक चुनाव में साफ दिखाई दे गया था। एक और चीज सर जानना चाहूंगा कि अभिजीत दीपके जो सीजेपी का चेहरा बना, जिसने सबसे पहले उसने वो सीजेआई ने जो बोला उस पर उसने ट्वीट कर दिया, उसके बाद वो पार्टी बन गई। अभिजीत दीपके के बारे में भी ये कहा जा रहा है सर, चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, कि जानबूझ करके उसको फेस बनाया गया, एक दलित को चेहरा बनाया गया ताकि दलितों को जोड़ा जा सके। क्या ये सब चीजें भी कहीं उस समय दिमाग में रही होंगी? सर आप अनम्यूट, सर म्यूट हो गया सर। हाँ, हाँ। देखिए विक्रांत, ये हाँ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। हम्म। ये जो है उसका एक प्रमाण है। अब आप कुछ भी करते रहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। जैसे ही आप लोगों का आंदोलन समाप्त हुआ, सोशल मीडिया पर एक आंदोलन और शुरू हो गया, आरक्षण हटाओ अभियान। तो ये भी कहा जा रहा है कि अब जो, क्योंकि वहां पर जो स्टूडेंट्स पहुंचे थे वो किसी तरह का भेदभाव नहीं मानते, तो किसी तरह अब छात्रों में भी फूट डालो, राजनीति करो की कोशिश की जा रही है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह की देखिए पहल हो रही है? ये देखिए विक्रांत जी, बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिन लोगों को इस देश की सोसाइटल स्ट्रक्चर की समझ नहीं है, जिनको इस देश में किस तरह से कास्टिज्म होता आया है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, उसकी समझ नहीं है, जिसको आज भी गांवों में किस तरह के हालात हैं उनकी समझ नहीं है। वो इस तरह के मैच्योर बातें करते हैं और वो करते रहेंगे। ऐसे लोगों से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम लोग इस देश में एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाहते हैं, हम लोग इस देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं। हमें बहुत गर्व है कि हमारा लीडर एक दलित होने के ऊपर एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट स्टूडेंट है, जो इस देश को ठीक करने के लिए वापस आया है। और हमारे लिए चाहे वो दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब एक है। हम सब लोग पहले भारतीय हैं, और भारतीय होने के साथ साथ हम इस देश की रियलिटी भी समझते हैं, क्या इस देश की सच्चाई, और हम उनसे कभी भागेंगे नहीं। शीतल सर, ये अचानक से आरक्षण हटाओ मुहिम कहाँ से आ गई? देखिए, वहीं से आ गई जहां से सारी मुहिम आती है। हम्म। उन्होंने इस आंदोलन में चूंकि देखा कि जो हमारे यहाँ सामाजिक विभाजन है, हाँ। धर्म के आधार पर जो विभाजन है, वो कोशिश की, वो नहीं चला। हाँ। जाति के आधार पर इसलिए नहीं चला कि वो दलित समुदाय से आता था जो नायक था इसका, हाँ। और उसको सबने स्वीकार कर लिया था। तो अब एक पुरानी बोतल में नई शराब डाल के फिर से लाया गया है। एक्चुअली जब से यूजीसी वाली वो चिट्ठी आई थी, हाँ। तब से इस देश में सवर्णों के बीच, जो बीजेपी समर्थित सवर्ण है, उनमें भी हम्म। एक वातावरण बीजेपी के खिलाफ बना हुआ है कि अरे,
ये सरकार तो हमारी थी, ये आरक्षण पे कैसे लेके आ गई। हम्म। तो वो जब उसको कोर्ट से इन्होंने स्टे करा दिया, हम्म। लेकिन उससे लोग संतुष्ट नहीं है। हम्म। दूसरे, इस आंदोलन में बहुत सारे सवर्ण बच्चे भी आए थे, हाँ। बल्कि वो ज्यादा है, वही ज्यादा लोग आए, इंस्टा वगैरह पर ज्यादा है भी। और जो पिछड़ी जातियों वगैरह के बच्चे हैं, अम्बेडकराइट बच्चे तो लड़ते हैं। अम्बेडकराइट समाज जो है आरक्षण के सवाल पर सेंसिटिव है, और वो उस पर विचारधारात्मक रूप से लड़ता है। लेकिन जो पिछड़ी जातियों का समाज है उसमें बहुत कम हिस्सा लड़ता है। हम्म। और एक संवेद, उसका स्वर, जितनी बड़ी उसकी आबादी है, आधी से ज्यादा बड़ी, उस तरह से उसका संवेद स्वर नहीं मिलता। हम्म। और उसके बहुत सारे नेतागण चूंकि बीजेपी है उनके साथ है, तो वो भी दुम दबाए रहते हैं। वो जानते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि वहां उनको किसी को मंत्री बनना है, किसी को एमपी जीतना है, किसी को एमएलए रहना है, किसी को अपने अपने लोकल इंटरेस्ट में, वो अपने सोशल इंटरेस्ट को सामने नहीं रखते, कंप्रोमाइज करके चलते हैं। उससे बीजेपी को सुविधा होती है। लेकिन ये डिवीजन है समाज में, हम्म। और ये अभी इन्होंने इसलिए फेंका है कि कम से कम ये जो आंदोलन पैदा हो रहे हैं, इनमें से सवर्णों को निकाल सके। हम्म। ये चाहते हैं कि ये लड़ाई जो आरक्षण वाली है, हाँ। पिछड़ी जातियों, दलितों बनाम सवर्ण जो है, ये लड़ाई पैदा हो, ये लड़ाई गर्म हो जाए, तो कम से कम सवर्ण जो इनके पास थे पूरी तरह से, वो फिर इनके पाले में लौट आए। जो हम्म। यूजीसी के कानून के बाद बहुत सारे सरक गए, या आलोचक हो गए, हम्म। या विद्रोही भी हो गए बहुत सारे। ये कोशिश है। दूसरे, अभी ये जो चुनाव चल रहा है दोनों जगह, हाँ। ये बाई इलेक्शन दतिया में और यहाँ हम्म। बांकीपुर मणिपुर में। में, हाँ, ये दोनों में दतिया तो सीट इनकी इस बार हार गए थे, लेकिन बांकीपुर में तो ये 1 लाख वोट से ज्यादा से जीते थे। बहुत बड़ा अंतर है विपक्ष से इनमें। तो बांकीपुर में जो स्थितियां बन रही थी उससे ये डरे। हम्म। और वहां से नेशनल प्रेसिडेंट है, ये उसने खाली किए इनके, जिसको इन्होंने नेशनल प्रेसिडेंट बनाया है। हम्म। अगर वो सीट में उलटफेर हो जाए तो इनकी बड़ी नाक कट जाएगी। तो ये जो है, अब इन्होंने पूरी ताकत वहां लगा दी है। ये इसलिए भी बहस चलाई गई है कि वहां जो है सवर्ण तबका हम्म। विद्रोह कर रहा है। उस सीट पे सवर्णों का आधिपत्य है। हम्म। तो सवर्ण तबके में इस बार विद्रोह है, यूजीसी के उसी कागज को लेके। बहुत से लोग इसको कहते भी हैं। तो हम्म। ये कई जगह इसका निशाना है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये लगता है। सर, जंतर मंतर के आंदोलन में तो हमने देखा, जब भी गए किसी तरह का भेद वहां दिखाई नहीं दिया। हिंदू मुसलमान, गरीब अमीर, दलित सवर्ण, कोई ऐसा भेद वहां तो बच्चों के बीच में तो था नहीं। तो क्या ये अब उस जेनजी को भी बांटने के चक्कर में है क्या, जिन बच्चों की अब नींव रखी जानी है, जो अभी तक किसी तरह के भेद को नहीं मान रहे, अब उनके अंदर भी बंटवारे की कोशिश की जा रही है? हाँ, कोशिश तो देखिए, जो सत्ता है हम्म। ये डिवीजन पर ही खेलती है। हम्म। तो ये चाहेगी कि डिवीजन रहे, हम्म। और डिवीजन कराने में ये सफल हो जाती है तो चुनाव जीत जाती है। हम्म। ये इसकी सफलता का एक बड़ा मंत्र है हम्म। कि ये डिवीजन करा ले सोसाइटी में, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, अगड़ा पिछड़े के नाम पे हो। तो वही हो रहा है, वो कोशिश होगी, लेकिन देखते हैं। 60 मिलियन तो खैर फिर भी चलेगा। ओ हाँ, 60 मिलियन तो चलेगा, नहीं 60 मिलियन नहीं होगा, 6 मिलियन, 6 मिलियन सर। हाँ। 6 मिलियन होगा, हाँ, 8 लाख होगा। हाँ। हाँ, तो चूंकि सवर्ण जातियों के ज्यादा लोग सोशल मीडिया पर हैं, हाँ। तुलनात्मक रूप में बहुत ज्यादा है। हाँ। अगर प्रतिशत में निकाला जाएगा तो सवर्णों में प्रतिशत 70-80% होगा, हम्म। और पिछड़ी जातियों में 30-40%, 45% होगा, या और कम होगा। हम्म। और दलितों में भी और कम होगा। तो ये एक है मामला, तो उसका एडवांटेज इनको है। लेकिन फिर भी वो उसको तो 2 करोड़ 60 लाख मिल गए थे भाई। हाँ। उस आंदोलन को 2 करोड़ 70 लाख मिल हाँ। गए। तो शीतल जी, थोड़ा सा सर, ये जो बार बार कहा जाता है कि आरक्षण जो है, सवर्ण भी गरीब होते हैं, तो कोई गरीबी मिटाओ अभियान तो है नहीं आरक्षण का मूल, लेकिन बार बार उसी बहस को वहीं उसी मोड़ पर ले नहीं, आने की गरीबी, कोशिश की जाती है। सवर्ण हिंदुओं के लिए 10% आरक्षण आ हाँ। चुका है। हाँ। सवर्ण हिंदुओं के लिए तो आरक्षण आ भी चुका है, जो कि कानून और न्याय के सिद्धांत के विरोध में है, लेकिन फिर भी है, और उस कोर्ट ने भी ओके कर रखा है। तो सवर्ण हिंदुओं को तो आरक्षण मिला हुआ है, कहाँ दिक्कत है लेकिन गरीब हिंदुओं को। बिल्कुल, लेकिन सर, भाजपा जैसी पार्टी भी, शीतल जी, कभी ये हिम्मत तो अभी वर्तमान परिस्थितियों में आरक्षण से छेड़छाड़ या उस तरीके का कुछ कर नहीं सकती। इस तरह की परिस्थिति नहीं तो है। करेगी, नहीं, उसका 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 पर्पज उसमें छेड़छाड़ करने का नहीं है। हाँ। लेकिन अगर समाज में विभाजन हो जाता है तो हम्म। चुनाव में उसका फायदा मिलता है। हम्म।
सवर्ण इस आशा में उसकी तरफ जाएंगे कि हमारे इंटरेस्ट की रक्षा करेगी। हम्म। दलित ओबीसी वगैरह में जो नेता है वो सब उनके साथ हैं। हम्म। जितने दलित नेता हैं बिहार के, वो सब देखिए भाजपा के एनडीए में है। हम्म। यूपी वगैरह में भी जो दलित वगैरह ग्रुप्स हैं वो मिलजुल के लड़ने की जगह एक दूसरे को बांटने की लड़ाई लड़ते हैं, यानी परोक्ष रूप से बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। हाँ। तो यही सीन बना रहेगा। जी।